जय हिंद बच्चों। आज छठी क्लास का भूगोल चैप्टर पृथ्वी की भू आकृति इसे पढ़ाने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। पहले इस टॉपिक को समझते हैं हम जो पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले है पृथ्वी के प्रमुख भू स्थल रूप, दूसरा है स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा है स्थल रूपों का विभाजन, चौथा है पर्वत और पांचवा है पर्वत के प्रकार। आज इस पे डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी जो है आप देखे होंगे, पृथ्वी एक समान नहीं है। कहीं पर्वत, कहीं पठार तो कहीं मैदान आपको देखने को मिलेगा। एक सभी जगह समान नहीं है। ये है क्यों? इसके कुछ कारण होंगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो निर्माण की जो प्रक्रिया हुई ये क्यों हुआ, इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पृथ्वी जो एक समान नहीं है, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान है, इसका कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। एक तो आंतरिक कारण और दूसरे है बाह्य कारण। ये आंतरिक प्रक्रिया, जो बाह्य प्रक्रिया जो होती है, इसी के कारण पृथ्वी के स्थल रूपों में परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला है आंतरिक प्रक्रिया। तो पृथ्वी के अंदर जब हलचलें होती है तो उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन होता है। जैसे ज्वालामुखी फटा, जब ज्वालामुखी फटा तो वो तो बाहर निकला, और जो वो बाहर निकला तो किसी न किसी रूप से वो, जब उसके अंदर जितने भी मैग्मा होंगे वो बाहर आएंगे और वो ठंडा होंगे, और ठंडा होते किसी पर्वत का रूप धारण कर लेंगे, जिसके कारण ज्वालामुखी पर्वत का भी निर्माण हो जाता है। इसी तरह से अनेक तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब भूकंप आ गया, जब भूकंप आ गया तो कहीं कहीं दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी की आकृति में परिवर्तन आ जाता है। और दूसरा है बाह्य कारण, बाह्य प्रक्रिया। ये बाह्य प्रक्रिया भी पृथ्वी की भू आकृति में परिवर्तन लाता है। ये बाह्य प्रक्रिया में तीन ऐसे चरण होते हैं जिसके कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं। वो होता है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। ये अपरदन, परिवहन और निक्षेपण क्या है? तो अपरदन, पहले पृथ्वी की सतह के खुरचने या घिसने की प्रक्रिया को ही अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह में क्या होता है? आप देखे होंगे, या पानी जब चलता है, नदी के पानी जब चलते हैं तो देखते होंगे धीरे धीरे वो एक आकृति, उसका आकृति ये बदल देता है, स्थल का रूप ही बदल जाता है। तो ये बाह्य प्रक्रिया के कारण होता है। दूसरा परिवहन, अपरदन तो समझ गए कि पृथ्वी की सतह को घिसने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपरदन कहते हैं। दूसरा है परिवहन। जो अपरदन की ये जो प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कई पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये जो जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। एक जगह से जब अपरदन की क्रिया हुई तो उसके अनेक पदार्थ का जो टूटा फूटा, और उसको एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, जो ले जाते हैं, उसी का नाम है परिवहन। ये कैसे होता है? ये नदियों के द्वारा भी होता है, पवन के द्वारा भी होता है। तो ये निक्षेपण क्या है? अब अगला है निक्षेपण। तो निक्षेपण बच्चों क्या है? पृथ्वी की सतह पर जो पदार्थ जमते हैं, ये जमने की जो प्रक्रिया है, इसी का नाम निक्षेपण है। पृथ्वी के सतह पर या हवा से हुआ या पानी से हुआ, किसी तरह भी हुआ, जो जमता है पदार्थ, उसी को निक्षेपण कहा जाता है। अब ये तीनों प्रक्रिया समझ गए। ये कराता कौन है? तो ये पवन, नदी, समुद्री लहरें, हिमनद इत्यादि के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती है पृथ्वी के ऊपरी भाग में। अब ये आज तीसरा टॉपिक है स्थल रूपों का विभाजन। स्थल रूपों का विभाजन। तो बच्चों, पृथ्वी के स्थल रूप को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। एक फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, और थोड़ा देखिए। ये देखिए, ये मान लीजिए ये है समुद्र, ये समुद्र है, ये एरिया है मैदान, और ये एरिया है आपका
पठार, और ये जो देख रहे हैं ये है पर्वत। ये जो पृथ्वी की आकृति है ये इस प्रकार से है। तो मैदान क्या देख रहे हैं आप कि मैदान समुद्र से या तो नीचे भी हो सकता है या तो ऊंचा भी हो सकता है समुद्र से, परंतु आप पठार और पहाड़ की तुलना में मैदान हमेशा नीचा रहेगा। मैदान से थोड़ा सा ऊपर क्या देख रहे हैं, ये पठार देख रहे हैं, और पठार से भी ज़्यादा ऊंचा है वो है पर्वत, पहाड़। तो ये तो बात थी आपको थोड़ा सा समझाने की। आगे हम चलते हैं स्थल रूपों का विभाजन की। 3 भागों में बांटा गया है, पहला पर्वत, दूसरा पठार और तीसरा मैदान। ये पृथ्वी के स्थल रूपों का विभाजन किया गया है 3 प्रकार से। अब पर्वत के बारे में पहले समझते हैं कि पर्वत क्या है। तो बच्चों पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका शीर्ष भाग, ये जो शीर्ष भाग है ये आप देख रहे होंगे कि शंक्वाकार है, शीर्ष भाग सकरा है। और क्या, अब ये जो नीचे दिख रहे हैं ये जो इसका आधार है ये काफ़ी बड़ा है, ये बड़ा होता है, इसी को पर्वत कहा जाता है। जिसका शीर्ष भाग सकरा और आधार बड़ा हो उसे पर्वत कहा जाता है। और दूसरा ये पर्वत, मुख्य रूप से पर्वत के बारे में आप समझते हैं कि पर्वत का शीर्ष भाग सकरा और आधार बड़ा होता है। दूसरा क्या है, पृथ्वी के जितने भी स्थल हैं, स्थल के 1/4 अर्थात 1/4 भाग वो पहाड़ से आच्छादित है, पहाड़ से ढका हुआ है। और ज्यों ज्यों हम ऊपर जाएंगे, अर्थात पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तापमान में गिरावट आती है, तापमान घटता है। इसीलिए पहाड़ों पर देखे होंगे, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर आप देखे होंगे कि बर्फ जमा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी से ज्यों ज्यों ऊपर हम जाएंगे, धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी, और तापमान जब 0 डिग्री से कम हो जाएगा या 0 डिग्री हो जाएगा तो वो बर्फ में जम जाता है। और जब इसीलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची पहाड़ें होती हैं उस पर बर्फ जमे होते हैं। कारण यही है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है और जिसके कारण बर्फ जम जाता है। चलिए ये बात समझ गए। अब बर्फ क्यों जमा ये बात हम समझ गए। अब पर्वतमाला क्या है। पर्वत, एक पर्वत जब दूसरे पर्वत से सटा हो और यही प्रक्रिया जब लंबी चली जाए तो ऐसे ही पर्वतों की जो श्रृंखला जाती है इसी को पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं। अब ये जैसे आप देखिए रॉकी, हिमालय, ये सब पर्वतमाला, पर्वत शिखर या पर्वतमाला के उदाहरण हैं। पर्वत, एक पर्वत दूसरे पर्वत से जो अलग होते हैं, जो अलग करते हैं, वो उसके अंदर एक दर्रा पाए जाते हैं, घाटी पाए जाते हैं, जिसके कारण एक पर्वत दूसरे पर्वत से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि दर्रा के कारण, घाटी के कारण एक पर्वत दूसरे पर्वत से अलग होती है। चलिए ये भी बात आप समझ गए कि दर्रा क्या है। तो एक पर्वत दूसरे पर्वत से के बीच जो खाई पाई जाती है, जो काफ़ी गड्ढा पाया जाता है, उसे दर्रा या खाई कहा जाता है। चलिए हिमानी क्या है, हिमानी के बारे में समझते हैं। तो पर्वत पर बर्फ की जमी नदियां होती है। बच्चों पर्वत पर क्या होती है, पर्वत, ऊंचे पर्वतों, बहुत ऊंचे पर्वतों पर बर्फ की जमी नदियां होती है, बर्फ की जमी नदियां होती है, जिसी का नाम, ऐसे ही जमी नदियां को हिमानी कहा जाता है। फिर से समझिए, बर्फ के जब ऊपर आप जाइएगा पर्वत पर बर्फ की जमी नदियां होती है, पर्वत पर बर्फ की जमी नदियां होती है। यही जो नदियां होती है इसी का नाम है हिमानी। यही जो नदियां होती है इसी का नाम है हिमानी। चलिए ये भी आप समझ ही गए होंगे, उम्मीद है आप बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए पर्वत के कितने प्रकार हैं। तो पर्वत के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पर्वत के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत कितने प्रकार के, तो पर्वत 3 प्रकार के। प्रश्न आएगा, अगर प्रश्न बनाइएगा, अभ्यास जाइएगा, देखिएगा, प्रश्न है पर्वत कितने प्रकार के, तो क्या आंसर होगा, पर्वत 3 प्रकार के, बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये बलित पर्वत क्या है, तो बलित पर्वत जो होते हैं वो उबड़ खाबड़ होते हैं और उसके शिखर शंक्वाकार होते हैं। वो बलित पर्वत के, जैसे हिमालय, एंडीज,
ये सब बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये भ्रंशोत पर्वत क्या है बच्चों? तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब होती है तो दरारें पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। अब जब दो दरारों के बीच जो जमीन उभर जाता है, जो जमीन ऊपर उठ जाता है, वही भ्रंशोत पर्वत का निर्माण करता है। जैसे सतपुड़ा का जंगल, सतपुड़ा का जंगल भ्रंशोत पर्वत के एक उदाहरण है। अब ये ज्वालामुखी पर्वत, ये ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो बच्चों, जब पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी जब फटते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो अनेक लावा और अन्य पदार्थ निकलते हैं, और वो जब जब धीरे धीरे जब वो ठंडी हो जाती है तो एक पर्वत का निर्माण कर देता है। ऐसे ही पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे किलिमंजारो, फ्यूजियामा, ये सब ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब ये पर्वत, तो पर्वत से के क्या उपयोग है? पर्वत से हमें लकड़ी प्राप्त होते हैं, पर्वत से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, पर्वत से हमें वर्षा जब होती है उसमें सहायता पर्वत से ही होता है, क्योंकि पर्वत में वृक्ष पाए जाते हैं जिसके कारण वर्षा में भी वो सहायता करते हैं। और भी पर्वत के बहुत सारे उपयोग हैं। पर्वत पर घर बनाना या रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ही वहाँ पर एक तो घर बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, परिवहन की सुविधा नहीं होगी। आप अगर घर बनता भी होगा तो बहुत दूर दूर पर देखेंगे, पर्वतों पर बहुत दूर दूर में घर बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर परिवहन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है। ये इसके कारण। चलिए ये पर्वत के कुछ उपयोग भी हम समझ लें। ये जो पर्वत से जो छोटी छोटी ऊंचाई की जो होती है, पहाड़ी भी होती हैं, पर्वत तो होते हैं, बड़े बड़े को पर्वत कहते हैं, छोटे छोटी जो होती है ऊंचाई वाले को उसको पहाड़ी भी कहा जाता है। तो आज आप क्या समझें? आज हम सब समझें पृथ्वी की भू आकृति, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख भू स्थल रूपों के निर्माण की प्रक्रिया, स्थल रूपों का विभाजन, पर्वत के प्रकार, पर्वत के उपयोग इत्यादि बातों को आज हम सब समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैदान और पठार के बारे में बताएंगे। जय हिंद बच्चों।